नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो और इसके लिए हम सभी दुलार और प्यार के साथ उसे बड़ा करते हैं और कई बार छोटी छोटी हरकतों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और आपको बता दें कि बच्चों के विकास के दौरान उसकी छोटी छोटी हरकतों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनमें बड़ी बीमारियों के संकेत छिपे हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता या किसी के भी प्यार दुलार जैसी भावनाओं को ना समझ सके, वो नज़र मिलाकर बात ना कर सके, दोस्त ना बना सके और यहाँ तक कि दूसरों को देखकर मुस्कुराए भी ना, केवल अपनी ही दुनिया में खोया रहे, तो सोचिए कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। बता दें कि ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी, जिसे ऑटिज्म या ऑटिज्म जैसी समस्या कहते हैं, और इसे एक तरह से विकासात्मक विकलांगता के तौर पर भी देखा जाता है। और गौरतलब है कि हमारे देश में हर साल करीब 12,000 बच्चे इस बीमारी की रोगियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक मस्तिष्क विकार है, इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआती दौर में ही इसे पहचान लिया जाए। ऑटिज्म क्या है, किस तरह का मनोरोग है और किस तरह से ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, इसके लक्षण और उपचार क्या है, और तमाम ऐसी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। आज का हमारा विषय है बच्चों के मानसिक विकास को रोकने वाली बीमारी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और इन समस्याओं को जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो कई बार देरी भी हो जाती है। इसीलिए अगर आपको भी अपने बच्चे में या किसी के साथ भी इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। कोई आशंका है उसे दूर करना चाहते हैं, 2 टोल फ्री नंबर हैं, आप वो नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं देश की 2 जानी मानी बड़ी विशेषज्ञ। हमारे साथ प्रोफेसर शेफाली गुलाटी जी हैं। आप बता दें कि एम्स में चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने बच्चों के मस्तिष्क के विकास को लेकर काफ़ी काम किया है। आपके अनुभव को भी हम समझेंगे और हमारे जो दर्शक हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं, अगर आपको अपने बच्चे में किसी भी तरह की समस्या नजर आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्यवहार मैनेजमेंट और विषय शिक्षा से कैसे ऑटिज्म को संभाला जा सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं रश्मि सिंह जी। आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान में मनोवैज्ञानिक है। आपसे हम समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इस बीमारी से कैसे संभाला जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म लेना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मासूम बच्चे की प्यारी सी मुस्कान और तुतलाती जुबान में सिमट जाती है पूरी दुनिया जहान, जब मासूम की हर हरकत आपका दिल मोह लेती है ना। बच्चे के प्यार में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है, इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी स्वलीनता, इसका मतलब ही है अपने आप में ही लीन रहना। यह एक दिमागी रोग है। बच्चों में पाई जाने वाली ये बीमारी दिमाग के विकास के दौरान पैदा होने वाली गड़बड़ी से होती है। इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों का शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन मानसिक विकास धीमा हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हर किसी से खुल नहीं पाते। देखिए इन बच्चों को, मन से परेशान ये बच्चे अपनी ही दुनिया में किस तरह खोए हुए हैं। इनके पास सुनने के लिए कान तो है और देखने के लिए आंखें भी ठीक है, फिर भी हैं बेखबर।
स्वलीनता एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक गतिविधियां और व्यवहार पर असर पड़ता है। इसके लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकते हैं। ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चा एक ही काम को बार बार दोहराता है, खुद में खोया खोया सा रहता है। वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता या फिर सुनकर अनसुना कर देता है। हेलो हेलो। आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है। देखिए इस बच्ची को। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अपना नाम नहीं बताकर शब्दशः वही दोहरा रही है जो इससे पूछा जा रहा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम क्या है? ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं, लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसे बच्चे आसानी से नाराज हो जाते हैं। वे कोई काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते बल्कि खिलौनों को सूंघने या चाटने लग जाते हैं। वह बोलते बोलते अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। यदि वजहों की बात करें तो दिमाग के रसायनों में असमानता, गर्भ में बच्चे का सही विकास न हो पाना और कई बार आनुवांशिकता भी इस बीमारी की वजह बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म के 95% कारण दिमागी संरचना में गड़बड़ी नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों में असंतुलन का होना है। बता दें कि जिन बच्चों में ये रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। साधारण बच्चा जब 6 माह का होता है तब से ही वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चे बोले गए शब्दों को सुनकर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं। ये अपनी ही दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। आज ऑटिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है क्योंकि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीमारी में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ डालूं? बताओ कहाँ डालना है? यहाँ, वेरी गुड। जरूरतों के आधार पर बिहेवियर, स्पीच अथवा एजुकेशनल थेरेपी भी दी जाती है। इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। आंकड़े बताते हैं कि 2016 तक भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस विकार से प्रभावित हैं और डिसएबिलिटी की पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि भी हुई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम CDC के मुताबिक आज प्रत्येक 88 बच्चों में से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और वे बच्चे की अनदेखी करने लगते हैं। बता दें कि ऑटिज्म के रोगियों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इनकी बोलती हुई खामोशी को जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और ऐसे लोगों के साथ की जो उन्हें समझ सके और इन स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे ज़रूरत है खामोशी से बाहर निकालने की। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर शेफाली, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इस पर लंबे समय से काम कर रही हैं। कितनी बड़ी समस्या है ये और क्या इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही है या फिर अब लोग इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं, क्या है स्थिति?
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है बेसिकली एक मानसिक अवस्था है जिसके अंदर जो होता है कि जो हमारे सामाजिक हाव भाव है और जो सोशल इंटरेक्शन है और कम्युनिकेशन जो संचार है उसमें गुणात्मक हानि होती है और ये जो है प्रॉब्लम इसके जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है उसका ये इट इज़ जो अभी करंटली जो हम लोगों ने यहाँ इंडिया में स्टडी की थी वो 2011 में हमने डेटा कलेक्ट किया था तो उस डेटा के हिसाब से 1 in 89 बच्चों का हमने डेटा 2011 में कलेक्ट किया था तो वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय साइज सैम्पलिंग से किया था तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया पूरे इंडिया का और उसमें हमारे को मिला आंकड़े 1 in 89 बच्चे जो है उसको 2 से 9 साल की उम्र के बीच में उसको ऑटिज्म था लेकिन जो CDC USA का फिगर है पिछले साल का 1 in 44 है और वो उससे पिछले साल 1 in 54 था और अभी जनवरी 2022 में WHO ने अंदाजा लगाया है कि पूरे वर्ल्ड ओवर 1 in 100 बच्चों में ऑटिज्म है या इट मींस हर 100th बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और ये सिर्फ जागरूकता की वजह से नहीं है एक्चुअली इस बीमारी का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर रश्मि मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह के बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है या फिर कुछ अलग उनका हाव भाव होता है तो माँ बाप इसे बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं और अगर कुछ होता भी है तो उसे एक टैबू जैसे सब्जेक्ट मान लिया जाता है और इसे मेंटल रिटार्डेशन से जोड़कर देखने लगते हैं लोग। किस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल एक्चुअली जो मानसिक विकलांगता के बारे में जैसे बात कर रहे हैं मानसिक मंदता के लिए या हम ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं तो माता पिता के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि उसके अंदर एक भेद बना सकें कि वाकई ही ये कोई खास तरह की समस्या है। अक्सर माता पिता में मेन जब उनको समझ आता है वो एक ये चीज़ होती है कि बच्चा का जो व्यवहार है वो और बच्चों के वजह से व्यवहार नहीं है, उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है और बच्चों से और कुछ इस तरह के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं जो हो सकता है उनसे बड़े बच्चे हों घर में उनमें वो व्यवहार ना दिखाई देता हो। तो साथ के साथ बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो आमतौर पर 2 या 3 साल के बच्चे सीख जाते हैं या वो करना शुरू कर देते हैं या इमर्जिंग स्किल्स होती हैं वो करते हैं पर इन बच्चों में ये स्किल्स भी डिले होने लगती है, देर होने लगती है, माता पिता को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको ये सब उनके साथ वर्क करने के लिए। तो और जहाँ सीखने से संबंधित जैसे लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो डिले होती है इन बच्चों के साथ तो ये समझ पाना कि वो मेंटल उनका लर्निंग डिसेबिलिटी ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है ये थोड़ा मुश्किल हो पाता है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि बच्चों में जो सोशल स्किल्स हैं या फिर बोलना वो थोड़ा देर से होता है या फिर कई बार होता भी बहुत कम है तो पेरेंट्स यही सोचते हैं माता पिता कि शायद देर से बोलेंगे और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई घर में कोई 1.5 साल के बाद 2 साल 2.5 साल बाद बोला, कोई 3 साल बाद बोला तो क्या ये मतलब ये बहुत समस्या रहती है पेरेंट्स के लिए भी इस बात को समझना? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि माता पिता अक्सर क्या होता है समस्याओं को लेकर के कहीं पर भी जाते हैं अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्होंने अगर कुछ कहा है या उनको किसी और ने कहा कि नहीं आप हमको वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आप वहाँ जाइए तो एक जो डेवलपमेंटल एज होता है बच्चे का जो एक क्रूशियल एज होता है जिसमें जो भी विकास है बच्चे से संबंधित चाहे उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास वो जब बहुत तेजी से होना होता है जिस समय बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा होता है अक्सर वो ये देखा जाता है कि सही जानकारी ना होने की वजह से माता पिता एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करते हैं जिसकी वजह से वो समय भी बच्चे का ऐसे ही चला जाता है। एक कॉलर है उनसे पहले बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। हाँ जी बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा पैदा होता है वो कच्चे घड़े की तरह होता है तो ऐसी दशा में हम कैसे पहचान करें कि बच्चा बहरापन का तो शिकार नहीं है, गूंगापन का तो शिकार नहीं है। तो पहली सीढ़ी जब बच्चा थोड़ा बढ़ता तो उसको हम किस तरह से पहचान करेंगे कि वो मानसिक रूप से कमजोर है? ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और डॉक्टर शेफाली जैसे कि हम देखते हैं कि ऑटिज्म के जब केस आते हैं डॉक्टर सबसे पहले उनके ये टेस्ट सब कराते हैं कि उसको सुनने में दिक्कत तो नहीं है, बोलने में आइज टेस्ट भी की जाती है। इनका सवाल भी यही है। एक्चुअली हम पहले साल में ही बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण हैं अगर वो हमें दिखते हैं तब भी हम सस्पेशन
शुरू कर सकते हैं। अगर एक 6 महीने का बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है और उसकी सुनवाई सही है और उसकी विजन भी सही है, अगर वो, इसीलिए हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे में जब भी आते हैं पहले साल में हमेशा सुनवाई का जांच जरूर करते हैं, हियरिंग टेस्ट जरूर करते हैं। तो इन बच्चों के अंदर अगर वो एक 6 महीने का बच्चा अपने नाम को जिस नाम से माँ बाप बुलाते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो भी वो अगर बहुत ज्यादा टाइम रह रहा है तो चिंता का विषय है। 12 महीने तक बड़बड़ाना शुरू करते हैं, बैबलिंग शुरू करते हैं, वो नहीं कर रहा है, टाटा बाय बाय नहीं शुरू कर रहा है 12 महीने तक। 16 महीने का बच्चा एक शब्द नहीं बोल रहा है जिसका कोई मीनिंग हो, जो एक मीनिंग के साथ शब्द नहीं बोल रहा है, या 24 महीने का बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के जिसका कोई मीनिंग है वो नहीं बोल रहा, या कभी शब्दावली आई है और वो चली गई है। ये बच्चे जनरली जब आप एक से जब बातें करते हैं तो एक दूसरे की तरफ आंख से आंख मिला के बात करते हैं, ये जनरल होता है, हम दूसरे की आंख की तरफ देखते हैं। ये बच्चे अधिकतर टाइम वो आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। कई बार आप उनको बुलाएंगे तो वो सुनेंगे भी नहीं, दे विल प्रिटेंड टू बी डेफ। उनको पूछोगे आपका क्या नाम है तो वो, जैसे अभी आपने वीडियो भी देखा था, वो आपका क्या नाम है बोल रहे थे डॉक्टर, तो वो भी आपका क्या नाम है बोल रहे थे, वो एको ले लिया होता है। वो अपने आप बच्चे कोई चीज को पॉइंट नहीं करते हैं, एक ही बात को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इनकी कोई ज्यादा चीजों की स्पेसिफिक रुचि होती है, वो होता है कि जैसे खिलौनों को एक लाइन में लगा देना। इनके अंदर कुछ बार क्या होता है कि बिसाइड जो सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक हाव भाव है और संचार के अलावा दूसरी एक और प्रॉब्लम ये होती है, इनमें स्टीरियोटिपिक रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, मतलब दोहरावनीय व्यवहार होते हैं जो बार बार सेम करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हाथ हिला रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात ना करते हुए भी हाथ हिलाऊं, पंजों से कोई लोग चलते हैं, कोई अपनी उंगलियों को हिलाते रहते हैं, तो इनमें कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। कई बार सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, कोई साबुन को स्मेल करेंगे, आसपास आवाज नहीं है पर कान में हाथ रखेंगे, तो ऐसे सारी चीजों में लक्षण जब भी लगते हैं तो ये आप डॉक्टर को दिखाएं। और जरूरी है, कई बार जो इससे बात करी जा रही है कि जनरली क्या होता है, दादा दादी या नाना नानी बोलते हैं कि माँ बाप भी देर से बोले थे, या माँ बाप भी शाही थे, दूसरों से घुल मिलते नहीं थे, तो इतने आप ठीक हो जाएगा। तो हमें देरी नहीं करनी है, हमारे को जब भी जो मैंने आपको लक्षण बताए दिखते हैं तो हमें डॉक्टर को एकदम से दिखाना चाहिए। डॉक्टर शिफाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो भी कैरेक्टर्स या लक्षण दिखाई दे तो हमें अलर्ट, अवेयर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आपकी एम्स की एक रिसर्च बताती है कि ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चों में 90% लोगों में मेंटल रिटार्डेशन मेन फीचर या लक्षण दिखाई दिया है, और 80% बच्चों में सामाजिक स्किल्स जो होती हैं उसका अभाव पाया गया है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमने अभी एक स्टडी कंप्लीट करी है जिसमें 1872 बच्चों को, ऑटिज्म के बच्चों को हमने उनके बारे में देखा है। उसमें 80% बच्चों में ऑटिज्म के लक्षणों के अलावा, जो मैंने लक्षण बताए वैसे लक्षणों के अलावा और भी बीमारियां थी, तो और भी परेशानियां थी, जैसे कि इन बच्चों के अंदर कईयों में मिर्गी होती है। हमारे 12% बच्चों में मिर्गी थी। हमारे पास जो दूसरी और प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा चंचलता। हमारे पास 57% बच्चों में ज्यादा चंचलता थी, और हमारे अधिकतर बच्चों में जो है 2/3 बच्चों के अंदर जो मानसिक क्षमता थी वो थोड़ी बाकी बच्चों से कम थी। और ऐसे इन बच्चों में सोने की प्रॉब्लम होती है, जब सुलाते हैं तो देर से सोते हैं या बार बार उठ जाते हैं। और जो बच्चों को रात में सोने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है उनके दिन की व्यवहार भी खराब होता है। माँ बाप के और बाकी भाई बहन के लिए तो लाइफ की क्वालिटी खराब होती है, लेकिन इनके व्यवहार का भी अलग होता है। कई बच्चों को कुछ खाने के लिए होता है कि हमें सिर्फ जैसे कस्टर्ड, जेली या खिचड़ी वगैरह खाना है, कुछ चबाएंगे नहीं। ये नहीं कि उनको चबाने के उसके कुछ परेशानी है, वो नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा है वो करने को। कहीं ज्यादा खाएंगे, कहीं कम खाएंगे, कहीं को ज्यादा डर लगता है चीजों से, कई लोग बिल्कुल निडर होते हैं, कईयों को बिल्कुल चोट लगती है तो आवाज नहीं आती, दर्द नहीं होता, कईयों को हल्की सी चोट से होता है। तो इन सब में डिफरेंट ये फीचर्स होते हैं। और हमारे जो अभी अनुसंधान में 80% में ये प्रॉब्लम पाई गई है कि और भी कोई चीजें, और जो हमारे 77% बच्चों में 77% बच्चों में सोने के लिए कुछ प्रॉब्लम पाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लक्षणों को देखना है और सारा होलिस्टिक इलाज करना है इन बच्चों का। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। कुशलेश हैं नजीबाबाद से। कुशलेश, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कुशलेश, आप लाइन पे हैं? जी हाँ। हाँ, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक 12 साल का बेटा है जी, और उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, खाता पीता भी बहुत है वो।
और जी नॉर्मली तो वो देखने भागने में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जब पढ़ाई का मामला आता है तो वो बिल्कुल कितना ही याद करा लो उसे, लेकिन फिर उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, यही शिकायत स्कूल से है, बहुत देरी से वो लिखना सीखा और उसके बाद अब पढ़ाई में भी यही है कि हम याद करा देते हैं, लेकिन दो चार दिन तो उसे याद रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो सब भूल जाता है। शेफाली मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आपका ये इसका बाकी कैसे सोशल कैसा है, मतलब जैसे बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है या अपने में ही मस्त रहता है, मतलब नहीं मैम, वो अपने बच्चों के साथ सबके साथ खेलता है। बोलता वगैरह सही है? नहीं है, बोलता सही है, बोलता भी ठीक है, आदर सबका करता है, नमस्ते भी करता है, लेकिन बस एक पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल। अगर आप बाकी चीजों के लिए उसको बोले कुछ मार्केट से ले आओ, वो पूरा पैसा ले जाके पूरा वापस ले आता है? नहीं, हिसाब किताब में उसे कुछ नहीं पता, जो तो इनको ऐसा है, जो इनको ना इनकी मानसिक क्षमता में थोड़ी कमी है, तो इनको दिखाना पड़ेगा। तो देख के पता चलेगा कि कई बार जो हमारी बुद्धि होती है ना, उसमें क्षमता थोड़ी कम होती है। कई बार वो बुद्धि की थोड़ी कम क्षमता होने की वजह से ये लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म वगैरह भी साथ में हो सकता है, या कई बच्चे होते हैं जिनको दिमाग में समझ भी सही है, फिर भी जब पढ़ाई की प्रॉब्लम होती है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। पर इसमें तो ये लग रहा है आपके बच्चे में कि मानसिक क्षमता थोड़ी कम है, तो उसके लिए उसको दिखाना पड़ेगा। एक बार आपको जाके पीडियाट्रिशियन को और फिर वो साइकोलॉजिस्ट को देख के दोनों मिला के देखेंगे, तभी पता चलेगा। जी, डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी डॉक्टर शेफाली ने भी बताया कि जो कई केसेस होते हैं इसमें बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत चंचल होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को हमें समझाना भी, जो ऑटिस्टिक हम केस बात कर रहे हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी बात करते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है और क्या ये वाकई में संभाला जा सकता है जब बच्चों को ऑटिज्म भी और साथ ही साथ वो हाइपर एक्टिव भी है? डॉक्टर रश्मि, ऑटिज्म में भी अपना एक उसका एक लक्षण होता है हाइपर एक्टिविटी, जिसे डॉक्टर शेफाली ने भी बहुत सारे लक्षणों के बारे में बताया। बच्चों में मतलब मोरलेस कम या ज्यादा अक्सर बच्चों में मिलता है कि वो बहुत सी, चूंकि ऑटिज्म में बच्चा जैसे ऐसा होता है जैसे वो अपने आप में कैद है, उसकी अपनी एक दुनिया है, वो उसके अंदर रहना पसंद करता है, वो किसी को उसके अंदर आना पसंद नहीं करता है। अगर आप उसके माता पिता या उसके आसपास के जो लोग हैं, वो नहीं समझता है कि वो क्या चाहते हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, उनके जेस्चर नहीं समझ सकता, या वो क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझता है वो, तो उसका जो अपना एक दायरा होता है, अगर उसको छेड़ा जाए या उसके साथ उसके में इंटरफेयर किया जाए, तो इस तरह के बच्चे बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाना, फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, और उनकी जो भाषा का जो माध्यम है वो एक तरीके से उनका व्यवहार होता है जिसमें वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या वो बताना चाहते हैं कि आप क्या कैसे करें। तो जैसे मैंने बोला कि हाइपर एक्टिविटी भी होती है, चीजों को लेना, तोड़ देना। अगर हम देखें, अगर सिर्फ हम हाइपर एक्टिविटी के बारे में, जैसे हम अति सक्रियता कहते हैं, और ऑटिज्म, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि अटेंशन जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो इससे थोड़ा भिन्न होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। उसमें बच्चे जो होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद करना, बैठना, अपने टर्न का, हाँ, उनकी बारी आ रही है उसका इंतजार नहीं करना, या वो इससे पहले कॉग्निटिवली उसको सोचे, वो उसको सोचे समझे बगैर ही उसके बाद कई बार रिएक्शन कर देते हैं, और हमेशा स्पीड में रहते हैं, मोबिलिटी बहुत ज्यादा, चंचलता बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं और अगर कम उम्र में डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कई तरह की चीजें बताई जाती है। कई बार उनको कहा जाता है कि उनके पैरों में भार वाली चीजें कई बार पहनने के लिए कही जाती है, भारी जैकेट्स भी पहनाने की बात की जाती है ताकि वो कंट्रोल रहे। तो क्या ये सही रहता है? बिकॉज कई पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं, अभी तो ये सब चीजें बंद हो गई हैं। ये सारा पहले मैंने जैसे ही बोला कि अगर देखिए ये डिसाइड करना कि हाइपर एक्टिविटी है, इसके लिए भी अपने परीक्षण होते हैं जिनके आधार पर ये मानक माने जा, मतलब ये निश्चित किया जाता है कि वाकई ही हाइपर एक्टिविटी होती है। आजकल कुछ बच्चों में अमूमन भी बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं,
हैं जो समय के साथ साथ कई बार कंट्रोल भी हो जाते हैं। पर अगर जांच के बाद पता चलता है कि हाँ वाकई ही हाइपर एक्टिविटी की समस्या है बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से उसका लर्निंग जो है, उसका स्कूल परेशान, मतलब स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, घर में भी उसको निश्चित एक जगह नहीं बिठाया जा रहा है, अपना टास्क भी पूरा नहीं करता है, चीज़ें भूल जाता है, तो इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जहाँ पर बहुत सारे स्किल्स जो सोशल स्किल्स होते हैं उनको उसके लिए हम, जैसे ऑटिज्म है, ऑटिज्म के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत फायदेमंद होती है। पर इनको बहुत सारे और भी थेरेपीज होती हैं, और भी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हाइपर एक्टिविटी को कम भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना है, किस लेवल का है, क्या मैनेजेबल है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर समस्या है उसकी वजह से। जी जी। पहले इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कुछ बातों को भी हमने यहाँ पर चर्चा में शामिल किया है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं, आप अपने घर में आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसको लेकर आपके मन में आशंका है, तो बिल्कुल उस आशंका को दूर करें, क्योंकि देखिए जब तक चीज़ें आपके मन में क्लियर नहीं होंगी, आप जागरूक नहीं होंगे, आप उसके समाधान की तरफ नहीं मुड़ सकेंगे। और देखिए ऑटिज्म में समस्या भी होती है कि जितनी जल्दी से आप जान लें कि हाँ ये समस्या है, उतनी जल्दी आप इस पर काम कर सकते हैं, इसे संभाल सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमने बनाई है और उसमें हम ऑटिज्म के अंदर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी मैम। राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है, मेरा बेटा आज 21 साल का हो चुका है। कितने साल का? 21। ठीक है जी। वो बचपन में जैसे संजो के बल चलता था और हाथ ऊपर करके दौड़ लगाता था। अच्छा। आज की स्थिति में वो सारे काम कर लेता है, बस थोड़ा मुड़ी कभी सुना अनसुना कर देता है। मैम कुछ पूछना चाहती हूँ? कितना पढ़े हैं वो? 21 साल। पढ़े कितने हैं? 21 ईयर। पढ़ाई कितनी करी है? पढ़ाई उसने 10वीं तक की मैम। हाँ, उसके बाद छोड़ क्यों दिया? वो थोड़ा मतलब पारिवारिक मैटर हो गया था इसलिए। ओके। पर वैसे वो बात करने में सही है, बात सही करते हैं अपने आप। आपसे कुछ कहना चाहता है, जो कुछ उसको चाहिए वो बोल देता है अपने आप। हाँ, सभी कुछ कर लेता मैम, बाकी कभी कभी नहीं कर नहीं लेता, बोल लेता है। आई मीन कि आपको जो कोई उसको चाहिए तो अपने आप बोल के आपसे कन्वे कर लेता है क्या? नहीं, वो सब अपने आप कर भी लेता है। पर अब आप कह रहे हैं नहीं, अगर वो कब कर भी लेता है लेकिन कम बोलता है तो हो सकता है। देखो ऑटिज्म जो है ना, उसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मतलब हर बच्चे में सारी प्रॉब्लम नहीं है और हर बच्चे में उसकी जो सिवियरिटी है वो अलग है। तो हो सकता है कि आपका बच्चा, आप कह रहे हो कई बार उसको बोलते हैं तो वो सुनवाई नहीं करता है आपकी, है ना, कभी नहीं करता है। तो लेकिन अगर ये सब चीजें अधिकतर होती हैं तब चिंता का विषय होता है। हो सकता है आपको एक्चुअली दिखाना चाहिए एक डॉक्टर को, और वो डॉक्टर देखेंगे, साथ में साइकोलॉजिस्ट देखेंगे। तो आपका 21 साल का हो गया तो पीडियाट्रिशियन तो नहीं देखेगा, आप मेडिसिन वाले को दिखा सकते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। उसके बाद देख के समझ में आएगा कि उनकी जो मानसिक स्तर कितना है और इसमें ये ऑटिज्म के कोई फीचर्स तो नहीं है। हो सकता है कुछ ऑटिज्म के लक्षण हो, क्योंकि हर एक में हर चीज नहीं होती है। और ये भी देखा गया है हमारे अपने आप, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हमारे आपस में भी हमें लगता है कि कोई कुलीग्स जो हैं वो डॉक्टरी कर लिए, उतने समझ है, लेकिन वो व्यवहार में थोड़े से पीछे है। तो ऐसे कई बार लगता है कि मतलब कई लोग हैं, और कई लोग हैं जो इस बार अभी वर्ल्ड के जितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो उनको ऑटिज्म है। पहले मोजार्ट है, आइंस्टाइन, न्यूटन, मैरी क्यूरी, इन सबको ऑटिज्म के लक्षण रह गए हैं। ये नहीं कह रहे कि सारे लोग बहुत बड़े बड़े इंसान बनेंगे, पर मतलब है होप है। सब में सब चीज नहीं है,
सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि स्कूल में हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो कई हैं तो हमेशा ही मर मर के पास होते थे, कई हैं तो बिल्कुल टॉपर होते थे, लेकिन कहीं बीच में रहते थे, ठीक है। लेकिन तो अगर ये बच्चे थोड़े से भिन्न हैं तो उसके लिए हमें उनको उनको साथ लेके चलना है। उसको इन बच्चों को जनरली जो हम मुंह से बोलते हैं उसको अगर दिखा के कुछ बोलें तो ज्यादा वो समझते हैं। आपने बड़ी आशावादी बात की है, मोजार्ट की बात की आपने और काफ़ी विख्यात लोगों की बात की। इससे एक आशा का संचार होता है कि हाँ, ऑटिज्म वाले बच्चे भी काफ़ी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। यहीं पे एक सवाल आता है कि आम तौर पे हर बच्चा अपने माँ बाप के काफ़ी नज़दीक होता है, तो ज़्यादातर वक्त माँ बाप के साथ उसका बीतता है। तो क्या माँ बाप शुरुआती लक्षणों से इनको बीमारी को पहचानने में मदद कर सकते हैं? पहला सवाल। और दूसरा, इसके इलाज का सही समय क्या है? इलाज का सही समय है जब आपको कोई भी लक्षण आए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा देर से बोलना शुरू कर रहा है, या आपको लग रहा है कि वो नाम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि जब टाटा बाय बाय वैसे जैसे मैंने बताया था 1 साल पे नहीं कर रहा है, उसको बाकियों से मिलके खेल नहीं रहा। और एक और चीज है, लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा दूसरे के बच्चों के साथ खेलता है, पर जब दोबारा पूछो तो उनके बीच खेल रहा होता, उनके साथ नहीं खेल रहा होता। मतलब आपका बच्चा दूसरों के बच्चों के साथ खेल रहा है, मिलके खेल रहा है कि नहीं। कई बार होता है ये अपने आप में खेल रहे होते हैं दूसरों के बीच में बैठ के। तो अगर आपको ये है, या इनको कोई स्पेसिफिक लाइकिंग है किसी चीज के लिए, जनरली इनको पहिया पसंद होता है, कोई भी ट्रक या कुछ भी हिलने वाली चीजें होती है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके लिए जात है। कुछ अजीब सी चीजों का शौक होता है, जैसे कि लाइन से लगा लो खिलौने, या कई बार चॉकलेट्स के रैपर्स कलेक्ट करने का होता है। हाँ, तो अगर ही कुछ है, पंजों के ऊपर चलेंगे, ये नहीं कि पैर में प्रॉब्लम है, हाँ, कान के ऊपर हाथ रख रहे हैं, साबुन को स्मेल कर रहे हैं, कईयों को बस उंगलियों को हिलाते रहेंगे। तो अगर ये सब कुछ चीजें लग रही हैं और आपको लग रहा है कि बोला देर से जा रहा है और उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सोशली थोड़ा कम लग रहा है, तो प्लीज आप दिखाइए, नजरअंदाज नहीं करिए। जब तक जितना जल्दी आप पकड़ में आएगा उतना जल्दी ही उसका अब इम्प्रूवमेंट। मैम, आमतौर पे जैसे एम्स जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो ऑटिज्म के आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटिज्म की समस्या काफी विकराल रूप ले रही है पूरे विश्व भर में, तो हमारे देश के अन्य हिस्सों में ऑटिज्म के इलाज की क्या सुविधाएं हैं? ऑटिज्म के लिए ना अभी सबको ट्रेन किया जा रहा है, मास्टर ट्रेनर्स को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से, और बाकी सारे पीडियाट्रिशियंस को, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सबको ट्रेनिंग है इनके लिए। अभी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ, नेशनल ट्रस्ट की तरफ से वर्कशॉप्स करते हैं इनको ट्रेन करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को हर एरिया में। हम लोगों ने मोबाइल ऐप बनाया है जिसके ऊपर ऐप के अंदर है ऑटिज्म के अलावा और भी 3 बीमारियां हैं, लेकिन ऑटिज्म एक बीमारी है, ऑटिज्म है, एपिलेप्सी है, सीपी वाली टाइप बीमारी, और हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी वाली प्रॉब्लम, उन सब के लिए हमने एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है जिसको हमने ऐप में डाला है। तो ये सारी चीजों से, ताकि देश के कोने कोने में जाके जो लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं वो लोग उनको डायग्नोज कर पाए, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सारे जो भी प्रोफेशनल है पॉइंट ऑफ। डॉक्टर शिफाली, जैसे आपने अभी एक ऐप के बारे में बताया, तो क्या ये माता पिता भी डाउनलोड कर सकते हैं? ये ऐप माता पिता के लिए नहीं है, ये ऐप पेरेंट्स के लिए है। माता पिता वाली ऐप अभी हम बनाने वाले हैं, तो वो मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको बता देंगे। ये वाले ऐप डॉक्टर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी हम बना रहे हैं। और हमारी एक वेबसाइट है एम्स के हम लोगों ने www.ped मतलब पीडियाट्रिक न्यूरो NEURO पीड न्यूरो एम्स AIIMS.org। तो क्या होगा, 3 बार WPED मतलब बच्चा, NEURO मतलब दिमाग, AIIMS.org। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है। पेरेंट्स कॉर्नर में बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की हमारी सारी हिंदी और इंग्लिश की है, और इसमें ऑटिज्म की काफी हमने बनाई हुई है। उसके ऊपर कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे है हेल्पलाइन नंबर। वो ऑटिज्म और सारी न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है। 1800 11 3 बार 7 और 6 1800 11 7 तो इसके अंदर हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स इनको मैन करते हैं, और साथ में उनको कोई डाउट होता है तो फिर जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, देखिए ये नंबर भी आ गया, हेल्पलाइन नंबर। हाँ जी, ये 1800 11 7 देश के किसी भी हिस्से से कॉल, नेशनल टोल फ्री है, 24 घंटे के लिए है, आपको गाइडेंस मिल सकती है। और जो वेबसाइट है उसमें पेरेंट अवेयरनेस का है, और आपको अभी हम लोग यहाँ पे DD न्यूज में भी शेयर कर लेंगे। अभी हम कुछ अगले 1.5 महीना के लिए हम पेरेंट्स के लिए कुछ और ऑटिज्म से रिलेटेड चीजों के लिए और करेंगे, तो उनको शेयर करेंगे। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो
हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है अवंतिका जी? अच्छा, हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, स्वागत है अवंतिका जी, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें, अपना सवाल पूरा करें, जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज कर सकती हैं। जी मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि मेरी एक बेटी है 7 साल की। म्यूट कर दो। जी मैम हो गया अब। जी धन्यवाद, बताइए। मैम मेरी बेटी है 7 साल की, तो उसको ASD, तो मैम मैंने उसकी डाइट के बारे में पूछना था, क्योंकि वो बहुत चूजी है खाने में, और हमें मतलब कोई भी देनी होती है चीज जैसे कोई बैलेंस डाइट, तो बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो मतलब सिर्फ दालें खाती है और बहुत चूजी। मैम ना कोई फ्रूट खाएगी, ना कोई वेजिटेबल खाएगी, कुछ भी नहीं, मतलब दूध भी नहीं पीती, कुछ भी नहीं मैम, मतलब तो जी मैम, ये मुझे लगता है ये तो हर माँ की शिकायत है। सिर्फ खाने की प्रॉब्लम है कि और भी कुछ प्रॉब्लम है? यही है मैम, ASD है और ASD। अच्छा ठीक है, ASD है, ओके फाइन। बिकॉज ना दूसरी चीज है, वैसे भी बच्चों में आजकल बहुत टैंट्रम्स होते हैं। अच्छा ASD है तो इसमें क्या होता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप ना ऑटिज्म के बच्चों को अपने हिसाब से नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, आपको इनके लिए बदलना पड़ेगा। तो आपको ना थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, डिफरेंट भिन्न प्रकार की चीजें, जिसमें न्यूट्रिशन वाली चीजें, अच्छे पोषण वाली चीजें डाल के थोड़ी अट्रैक्टिव बनाइए। लेकिन ये नहीं है कि जिस टाइप का उसको पसंद है, अगर उसको चाहिए कि भैया मुझे दलिया टाइप ही चाहिए, तो उसी टाइप पे आपको चीजों को मिक्सी में करके देना पड़ेगा। उसको जिस प्रकार की चीज चाहिए उसके अंदर आपको भिन्न प्रकार के बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि आप वो रोटी नहीं खाना चाहते, चबाना नहीं चाहती है, तो वो आप उसको अभी फोर्स नहीं कर पाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ही आप एडजस्ट करोगे। आप क्या करना पड़ेगा कि आपको जो उसको जिस प्रकार की चीजें पसंद है उस प्रकार से आप पोषक वाली चीजें बनाए और खिलाना पड़ेगा। पर मतलब ये नहीं है कि अगर उसने रोटी नहीं खानी तो उसको ठूस दो आप रोटी के लिए। जी बिल्कुल, ये चीज मुझे लगता है कि समझना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कहते हैं कि अगर जिस परिवार में अगर ऐसा बच्चा है तो उस पूरे परिवार को उस बच्चे के हिसाब से ढलना होगा। बच्चे के लिए जो करना वो तो करना है, लेकिन घर के एक एक सदस्य को समझना होगा और उसी के अनुसार ही घर के पूरे परिवार का व्यवहार भी होना चाहिए। हम देखते हैं कई बार बच्चों को फोर्स किया जाता है, ये आम लोग समझ ही नहीं पाते कि जिस बच्चे को ये समस्या है आप उसे कितना भी फोर्स कर लें, या फिर आप सोचते हैं कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके दबाव बना के उसे किसी चीज में ढाल लेंगे या किसी चीज के लिए उसे राजी कर लेंगे। ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप समझाएं, आपके परिवार के लोग या फिर स्कूल में भी हम देखते हैं कई बार ऐसी समस्याएं होती है, क्यों नहीं समझ पाते? ये बहुत जानना ज़रूरी होता है हर पेरेंट्स के लिए। उनका अपना जो बच्चा है वो उसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, बहुत लाड़ प्यार होता है उसके लिए। और जब उनको नहीं मालूम होता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट, ये माता पिता ये जानने के लिए या ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि बच्चे को, उनके बच्चे को कोई समस्या है, ये एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है शुरू से ही। तो अगर वो देख भी रहे हैं कि वो शैतान है या वो एक जगह नहीं रुक रहा है या कुछ अलग तरह की हरकतें कर रहा है, तो कई बार क्या करते हैं वो लोग, या तो इसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कहीं जब उनके दिमाग में ये बात आने लगती है कि कोई समस्या तो नहीं है, तो उससे बचने की तैयारी भी करते हैं। और साथ साथ कई बार वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को। तो और अपने हिसाब से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि वो खुद से किस तरीके से उसमें सुधार कर सकें। तो जैसे अगर ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई और उसके अंदर समस्या है, तो लक्षण तो दिखाई देते ही हैं। और लक्षणों के आधार पर भी माता पिता को जो थोड़ा, जिनका पढ़ाई लिखाई का स्तर है, जो थोड़ा पढ़े हैं या जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जल्दी समझ पाते हैं, वो अक्सर डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं या पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, या जो उनके फिजिशियन है उनके पास लेके जाते हैं। क्योंकि एकदम से डॉक्टर जो पास में है, सबसे पहले पेरेंट्स उसी के पास ही जाते हैं, फिर वो उसको आगे के लिए रेफर करते हैं। और अगर सही जगह पर बच्चे को भेजा जाता है तो उसको हेल्प मिलती है। पर यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चे के साथ हम ये वर्क कर रहे हैं या बच्चे के साथ हम ये काम कर रहे हैं, बच्चे के अंदर समस्या है, समस्या उसके अंदर है, और उसके साथ हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, अलग अलग अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जा रहा होता है, अलग अलग टेस्ट या स्क्रीनिंग्स चल रही होती हैं उसके साथ साथ माता पिता की खुद की अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। वो इतना थक जाते हैं, वो इतना परेशान हो जाते हैं, उसका फाइनेंशियल
बर्डन भी उनके ऊपर होता है। साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के ऊपर जिसके अंदर किसी तरह का विकार है या विकलांगता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की वजह से दूसरे सिबलिंग्स जो होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन एक कॉलर आ गए, उनसे उनका सवाल पूछ लेते हैं। मान सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश से। मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मान सिंह जी। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ जी। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल हमारा एक बच्चा है हमारे घर में जी, तो वो बच्चा पंजे पर चलता है। जी, आपने क्या क्या बच्चा है, वो 9 साल का लड़का, वो बच्चा पैरों पे चलता है, वो एज ही नहीं रखता है, नीचे वो पंजों से चलता है, पंजों के बल। अच्छा ठीक है जी। कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर? तो आपका सवाल क्या है? सिर्फ और क्यों तो प्रॉब्लम पंजे पे चलता है, वो पढ़ने के लिए दिमाग पे लगाता है, वो छोटे बच्चों में खेलना चाहता है। अपने से कम उम्र के तो बच्चों हो सकता है उसको ऑटिज्म हो, क्योंकि अगर पर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर आप एक चीज बताइए कि इससे बोलता कितना है? बोलता कितना है? बोलता कितना है? बोलचाल कैसी? बोलचाल कैसी आपको बोल के बता लेता है उसको, मुझे ये चाहिए या कुछ है, बता लेता है? हाँ हाँ हाँ, बोल के बता लेता है। बोल के बताता है कि इशारे से बताता है? नहीं, बोल के बताता है। बोल के बताता है। और समझ कितनी है, मतलब जितना आप 9 साल का बता रहे ना, तो उसके समझ उसको कम है, समझ कम है। और हाथ पैर में कोई टाइटनेस तो नहीं है? वो हाथ पैर में उसके ऐसा लगता है पैर टेढ़े हैं। हाँ जी। वो उसको कहीं ऑपरेशन थिएटर में कर दिया, लेकिन वो सही नहीं, पंजे भर में बच्चा चलता है। नहीं, डॉक्टर साहब पूछ रही है उसके हाथ पैरों में कोई जकड़न सी रहती है, टाइटनेस? हाँ, जकड़न नहीं रहती है। जकड़न नहीं रहती। अच्छा भैया, ऐसा है, इसका ना 2-3 किस्म की प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो ऑटिज्म के ही कुछ लक्षण हो सकते हैं और वो पंजों पे चढ़ना उसका हो सकता है। दूसरा, इनको एक और प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जन्म के टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी इसको? नहीं, तब नहीं, बाद में हो गया है कुछ। बाद में क्या हुआ? बारिश में महसूस हुआ। अच्छा, नहीं ठीक है। तो या तो ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं, या पे कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह होता है, उसके अंदर थोड़ी दिमाग में समझ भी कम होती है और हाथों पैरों में थोड़ी ऐंठन भी होती है, जो आपको शायद ना पता चले। तो आपको सबसे पहले एक बच्चों की डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, जो देख के बताएंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटिज्म से करके है, या उसको कोई सेरेब्रल पॉलिसी या कुछ प्रॉब्लम है जिसके अंदर मानसिक भी समझ कम है। तो प्लीज एक बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। जी, बाल रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क करें, जैसे कि मैडम ने बोला है। चलिए, इसी के साथ ही वाले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि रिसर्च के बारे में, जो कहती है कि 2 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 12% बच्चों में न्यूरो संबंधी समस्याएं होती हैं। क्या है ये, कितनी गंभीर समस्या है, और हमारे माँ बाप शुरुआत से ही बच्चे के जन्म के साथ ही किस तरह की बातों का ध्यान रखें ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसे सही समय पर समझ सकें, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की, और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले एक रिसर्च के बारे में बात की। डॉक्टर शेफाली, आप इस रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा, 2 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे, उसमें 12% बच्चों में न्यूरो की अलग अलग बीमारियां हैं, इससे पीड़ित हैं, और इससे चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया भी
जी आप बता सकते हैं बेहतर से। हाँ, ये एक्चुअली ये हमने अनुसंधान 2004 में चालू किया था और हमें देखना था कि हमारे बच्चों के अंदर कोई भी मानसिक रूप की कोई परेशानी ना हो, न्यूरो डेवलपमेंटल के अंदर जो आए, तो वो 10 बीमारियों को लेकर हमने उस पर अनुसंधान किया था। तो जो मैंने आपको बताया था 1 in 89 जो ऑटिज्म का 2011 में डेटा कलेक्ट किया था, उसी डेटा वो तो बाकी सारी बीमारियां भी देखी गई थी उसमें, ऑटिज्म के अलावा भी बाकी बीमारियां, तो उसमें ओवरऑल सारी बीमारियों को मिला के जो आया था 12% बच्चे 2 से 9 साल की उम्र में उनको 1 से 1 या 1 से ज्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था थी। और एक और चिंता का विषय है 1/5 20% से 22% बच्चों के अंदर 1 से ज्यादा प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया हमारा एम्स का भी जो अलग से स्टडी था कि 80% में ऑटिज्म के अलावा भी और प्रॉब्लम थी। तो हर बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देखना है, देखने के लिए कि क्या क्या परेशानियां हैं। ऑटिज्म के साथ ADHD है कि उसके साथ उसको मानसिक कम है, उसको दौरे तो नहीं पड़ते हैं, उसको सोने की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, तो सारी चीजों को पूरा देखना है। तो इंडिया में ये जो है 2 से 9 साल का जो हमने देखा था 12%, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हमने जब डेटा 2011 में कलेक्ट किया था तो उस साल में हमारा गवर्नमेंट का सेंसस भी था। उस सेंसस में 2 से 9 साल की उम्र के बच्चे थे 176 मिलियन। तो इसका जो 12% एक्सट्रापोलेटेड वर्जन था वाज 22.7 मिलियन। दैट मींस इन 2011 22.7 मिलियन बच्चों को एक या मोर इन न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स थी। तो अब आप सोचो कि ये जो मोस्टली प्रॉब्लम है सारी उम्र रहती है, ये नहीं है कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा। जब ऑटिज्म है किसी को वो सारी उम्र रहेगा। तो कितने लोग हैं हमारे पूरे देश में जिनको ये सारी परेशानियां हैं। और इससे एक चीज रिलेटेड बता रही हूँ ऑटिज्म का, एक चीज है ऑटिज्म सारी उम्र रहता है, लेकिन उसके जो लक्षण है ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनका हल है, वो आप डॉक्टर से और साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे तो हल होगा। लेकिन थोड़ा उम्र बढ़ेगी तो डिफरेंट परेशानियां आएंगी। लेकिन ऑटिज्म जैसे कैंसर होता है, कैंसर वो कहते हैं ना रेमिशन में चला गया, कैंसर अभी ठीक हो गया है पर बाद में रिलैप्स हो जाता है। तो वैसे ही आजकल का जो नया नॉमेनक्लेचर है वो बीमारी भी DSM-5 में बोलते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन रिमिशन। मतलब क्योंकि आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो जो सारे लक्षण हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं कम हो जाते हैं, तो वो डायग्नोसिस उसको कहते हैं ऑटिज्म इन रिमिशन। तो मतलब चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन आप ये कह लो कि भैया जड़ से हट गया तो वो नहीं। चलो एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, कमला है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से। कमला जी बताइए क्या सवाल है। हेलो कमला जी, मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे समझना चाहूँगी, कमला जी अगर आप हमें सुन रही है तो आप दोबारा हमें कॉल करें, ज़रूर हम आपके सवाल को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। अभी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये बच्चे, जैसे कि आपने बताया, एक ऐसा बच्चा जिसको ये समस्या है और इसके ऊपर शुरू से ही काम किया गया, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर की मदद से, और एक दूसरा बच्चा उसे भी यही समस्या है, उस पर काम नहीं किया जाता। कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप छोड़ देते हैं कि ठीक चाहते नहीं है, लेकिन उनके पास कोई या फिर फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, या उस तरह की संसाधन या सर्विस तक उनकी रीच नहीं होती है, उस पर काम नहीं हो पाता। इन बच्चों में किस तरह का फ़र्क है जिसके ऊपर काम किया गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की गई या फिर जो डॉक्टर्स की गाइडेंस है उसको करते हुए? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है देखने के लिए, क्योंकि जैसे अभी एक हमारे कॉलर थे जिन्होंने बोला कि मेरा बच्चा 21 साल का है और वो अभी पंजों के बल चलता है या कोई और काम नहीं करता है, काम मतलब से पढ़ाई लिखाई से संबंधित उसकी कोई काम नहीं किया है उसने। और अभी आप खुद ही देखिए वो जैसे कि अभी तक हमने जिन लक्षणों के बारे में बात करी है, लक्षण अपने आप में काफ़ी गंभीर होते हैं। अगर इनको नहीं सही समय पे सही किया गया, और ऑटिज्म में या किसी भी समस्या में माइल्ड टू सीवियर की तरफ होता है कि हल्का है और या गंभीर है समस्या। ये उम्र के साथ क्या बढ़ता है या घटता है, क्या होता है? उम्र के अगर देखिए, अगर बिना किसी इलाज के छोड़ दिया जाएगा तो वो सीवियरिटी, वो समस्या वहाँ के वहाँ रहेगी ही। लेकिन जैसे कि अभी मैम ने भी बोला कि ये इसमें कम या ज्यादा दिखता है,
कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो नॉर्मली डेवलपमेंट इनका चल रहा था, बोल भी रहे थे, समझ भी रहे थे, या जो 1 साल के बच्चे हैं थोड़ा उनके अंदर मोटर स्किल्स भी उनके अंदर आ रही हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि जहाँ तक 1.5 साल या 2 साल तक पहुँचते हैं वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो एकदम ठीक था, एकदम सही था, अभी अभी इसने थोड़े समय से ही ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी जाती है कि नॉर्मल डेवलपमेंट होते होते अचानक से जो विकास होता है वो रुक जाता है। तो एक सीधी सी बात है कि वो बच्चे जिसको ऑटिज्म की समस्या है और उसके साथ किसी भी तरह की कोई उसका निदान या कोई उसका इलाज नहीं किया गया है, तो उसकी स्थिति और इलाज की तरफ ध्यान तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल इलाज की तरफ ध्यान देना हो सकती है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी है मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी। डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं आप? विपिन जी, सवाल है आपका कोई? विपिन जी, आप लाइन पे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर शिफाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब भी किसी बीमारी की होती है और जब हम इस तरह की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो माता पिता सबसे पहले डेस्परेशन में दवाएं ढूंढते हैं कि कौन सी दवा इलाज है या फिर इंटरवेंशन जो बिहेवियर जाता है उसी से ही इसका समाधान है। उससे पहुंचने से पहले बस ये बताना चाहती हूँ कि जो डायग्नोसिस के लिए कोई हाई फाई टेस्ट नहीं चाहिए होते। डायग्नोसिस के लिए जो मैंने बोला था सिंपल ऐप में भी जो हमने टूल बनाया ना, वो सिर्फ हम माँ बाप से सवाल पूछते हैं, स्ट्रक्चर्ड है और वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं सवाल की, मतलब पूरा फॉर्म बना होता है, सवाल पूछते हैं और बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज इनफ फॉर डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। लेकिन उसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पर कोई हाई फैंसी इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। दैट इज वन थिंग, बिकॉज वो लोग इधर उधर भागते हैं, इसलिए बताना चाहते थे। मैनेजमेंट पे आएंगे तो मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट इसका बिहेवियर इंटरवेंशन है, जिसमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे चीजों के इश्यूज को, पॉइंट्स को ले लेके जो बच्चे की हम इवैल्यूएशन होती है उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी सीवियरिटी देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको प्लान बताते हैं, जिसमें ये मेन स्टे वाला प्लान होता है जो साइकोलॉजिस्ट साथ बैठ के बनाते हैं प्लान। वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है प्लान, और उसकी भी गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए तो वो वेबसाइट में इंटरवेंशन बुकलेट है जिसमें ये सारी चीजें, कैसे एक्टिविटीज आप कर सकते हो, वो आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से। दवाइयों का कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं और वो आपको लेनी चाहिए। हमारे दिमाग में ना देखो, हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए दवाई के लिए कोई रोकथाम नहीं है, कोई सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खा लेते हैं। जब दिमाग में कोई चीज लगती है तो उसके ऊपर हम लोगों को पता नहीं भ्रांतियां हो जाती हैं, हमें टेंशन हो जाती है, लगता है कि एडिक्शन हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं वो एडिक्शन हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो अभी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, जब आपको अगर डॉक्टर दे रहा है तो आप लीजिए, वो सारी लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होता। एक, अगर उसको साथ में मिर्गी है तो, दूसरा उसको बहुत ज्यादा चंचलता, हाइपर एक्टिविटी है या इनअटेंशन है, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा, या बच्चा बहुत एग्रेसिव है, तोड़ फोड़ कर रहा है, अगर अपने सर को मार रहा है दीवार पे, या माँ बाप को मार रहा है, या कुछ चबा रहा है, अपने दांत वांत मार रहा है अपने, तो वो सारी चीजें क्यों है? वो सारी चीजें आप उसको इफेक्ट जो दवाइयां देती हैं उससे क्या है, वो सारे सिम्टम्स कम होते हैं, और वो बच्चा को जो आप इंटरवेंशन कर रहे हो, जो उसको सिखा रहे हो चीजें, वो सीखेगा, वो जितना ज्यादा सीखेगा फिर वो दवाइयां आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। तो ये इंडिकेशंस हैं। प्लस टेक्नोलॉजी का आजकल काफी रोल है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस रिसर्च एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में, उसमें भी हम लोग बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। हमने एक जैकेट बनाया था जिसके अंदर ऐसे भार वाला नहीं, वो कंप्रेशन वाला, बिल्कुल देने से नहीं है, वो कंप्रेसिव गारमेंट्स होते हैं। तो उसके साथ जो हमने वो जैकेट बनाया था जिसके हमने दिखाया बच्चों को कि जो ऑटिज्म के बच्चों में चंचलता है उससे थोड़ी कम होती है। लेकिन अभी हम लोग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, कुछ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, कुछ रोबोट्स के हिसाब से हम ये सारी चीजें कुछ बना रहे हैं जिससे इनकी इंटरवेंशन के अंदर वो हेल्प मिले। और साथ में और भी काफी सारा अनुसंधान डाइट्स के ऊपर चल रहा है, प्रोबायोटिक्स, वो सब अभी रिसर्च मोड में है। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज कोई स्टेम सेल का रोल नहीं है, तो आप लोग प्लीज हर नुक्कड़ पे जो स्टेम सेल के सेंटर्स हैं वहां नहीं जाना है। स्टेम सेल का
कोई प्रूवन रोल नहीं है, रिसर्च में काम है, हम में भी रिसर्च कर रहे हैं, हम स्टेम सेल का भी एक पार्ट एक्सोसोम्स लेके वो एक माइस मॉडल में सर्च कर रहे हैं, हमारे अभी मनी उसका रिलीज हो रहा है वो प्रोजेक्ट का, तो हम उससे कर रहे हैं, तो अनुसंधान में ही करना है, ऐसे नहीं होना, तो मतलब मैजिकल क्योर नहीं है। भ्रामक से बचने की जरूरत है, जो उपलब्ध है उसका फायदा हमें उठाना है। डॉक्टर रश्मि, अंत में मैं कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हमने देखा कि ऐसे बच्चे जिन्हें हम सोच लेते हैं कि इनका उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इतनी लंबी लंबी स्पेलिंग्स याद कर लेते हैं, राइम्स बहुत जल्दी, म्यूजिक बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें सीखने में जैसे टाइम लगे लेकिन वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ये मतलब क्या इन स्किल्स को और डेवलप किया जा सकता है, उसमें बेहतर कर सकते हैं, और ये आम बच्चों से ज़्यादा अच्छे स्किल्स होते हैं कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को खुशी है आपने ये पूछा। हम अक्सर जब भी किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम ज़्यादातर उसमें क्या समस्या है उसको खोजते हैं। हमको अक्सर हम इसके अलावा भी उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी पॉजिटिविटी है उसके अंदर, हम उसकी तरफ भी ध्यान दें और उसके ऊपर वर्क करें। तो ऑटिस्टिक बच्चे बहुत बच्चे ऐसे देखे गए हैं, और मैंने भी अपना क्लिनिक में बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनमें मैथ्स से रिलेटेड बहुत अच्छे, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, आगे चल करके म्यूजिक में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं वो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें बच्चे में जो पॉजिटिविटी है, जो उसके अंदर जो उसकी ताकत है, जिन चीज़ों में, जिन स्किल्स में, वो बहुत अच्छा है। अगर उसको हम यूटिलाइज करें उसके करियर के लिए या उसको उसमें बढ़ावा दें तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बहुत कम शब्दों में अंत में आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बच्चे बड़े होकर आम लोगों की तरह बिल्कुल, मतलब क्या इनका परिवार आगे बढ़ सकता है, और जैसे हम एक जीवन की कल्पना करते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए अगर उसको बच्चे को की परवरिश करते हैं? जी, उसको बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे शुरू में बोला था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हर एक की सिवियरिटी डिफरेंट होती है। जो माइल्ड है, मॉडरेट टू सिवियर है, उसमें डिफरेंट है। तो अगर जो सिवियर वाले होते हैं उसमें तो हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक उनकी होता है लेवल ऑफ सपोर्ट कितना चाहिए आपको। तो अगर उसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, तो ऑब्वियसली आप उनकी मैरिज के बारे में नहीं सोचेंगे। जो माइल्ड वाले हैं वो कर सकते हैं, उनके अपने वो नॉर्मली वो हो सकता है। और जो आप सेवेंट क्वालिटीज की बात कर रहे थे, हम 25 into 25 मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपको डे ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो वो डे ऑफ द वीक बता देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारा है, तो दैट इज होप नहीं लूज करनी है, और दैट वाज द बॉटम लाइन। बिल्कुल, आशा के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और देखिए, जब इस तरह की समस्या होती है तो आपका आत्मविश्वास और आप कितने सकारात्मक है वो बहुत निर्भर करता है। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जी, एक चीज बस आदत से, ये सिर्फ एक माँ की परेशानी नहीं है, ये पूरी फैमिली की परेशानी है। माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारी 80% मदर को डिप्रेशन हो गया, फिर वो माँ को भी आप ही संभालेंगे, तो इसलिए पूरी फैमिली को सपोर्ट। बिल्कुल, मेरा यही कहना भी था बीच में मैंने। बिल्कुल, तो देखिए, पूरे परिवार को इस समस्या को समझना होगा, और सिर्फ परिवार तक नहीं, मैं तो ये कहूँगी पूरे समाज को, क्योंकि वो हम ही में से एक है, और इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमने चर्चा की है उससे हमारे दर्शकों को जरूर लाभ होगा। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं। कानपुर से महेश कुलश्रेष्ठ ने लिखा है कि उन्हें कई बार चलते समय झटके महसूस होते हैं, क्या करें। और दूसरा एक और मेल आया फिरोजपुर से नदीम अहमद जी की एक समस्या है कि नींद नहीं आती है। तो हम आपको बता दें कि बहुत आभारी हैं आप जो ये पत्र हमें लिखते अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराते हैं। बहुत जल्द आपकी समस्याओं को हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और इसकी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से 2 दिन पहले आपको दे दी जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। तो आइए आपको पता बता दें, हमारा ईमेल एड्रेस और साथ ही हमारा पता, आप दोनों चीजें नोट कर लें। रेडियो किसान, कमरा नंबर 7, 2सी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, swasthkisan@gmail.com। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात एक और विषय के साथ, विशेषज्ञों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।
वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हमसफर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।